21 अप्रैल 1992 को राजस्थान के अजमेर में रोज जैसा ही माहौल था, लेकिन उस दिन जो हुआ उसके लिए कोई तैयार नहीं था। दरअसल एक स्थानीय अखबार में अजमेर में चल रहे एक सेक्स स्कैंडल का खुलासा किया गया। हालांकि लोगों ने इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके कुछ दिनों बाद 15 मई को फिर से एक खबर प्रकाशित होती है, जिसमें इन लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी छापी गई थी। लड़कियों की इन तस्वीरों में कुछ लोग उनके साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे थे। 2 दिनों तक लगातार ये तस्वीरें दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित हुई और इस खबर ने अजमेर में तूफान सा ला दिया। तो कौन थी वो लड़कियां, क्या हुआ था उनके साथ, जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के अंत तक। राजस्थान के अजमेर में एक प्रसिद्ध स्कूल सोफिया गर्ल्स स्कूल का 1992 के समय हॉस्टल हुआ करता था। लोकल लड़कियां तो वहां पढ़ाई करती थीं। आसपास के शहर से भी लड़कियां अजमेर आकर स्कूल में पढ़ती थीं। 1990 के समय ना तो फोन था और ना ही कोई मनोरंजन का साधन, तो स्कूल की लड़कियों को जब फ्री टाइम मिलता वो घूमने निकल जाती। इसी बीच एक लड़की की जान पहचान चिश्ती परिवार से होती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चिश्ती परिवार के बारे में जानते हैं। ये वही चिश्ती परिवार है जो लाखों लोगों के आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह के केयर टेकर यानी खादिम थे और शहर के सबसे रईस और ताकतवर खानदानों में से एक थे। धार्मिक कार्यों की वजह से तो लोग उन्हें जानते ही थे, लेकिन चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती ने राजनीति में जाने का फैसला किया। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो नफीस चिश्ती उपाध्यक्ष था और अनवर चिश्ती सचिव बना। हालांकि ये कोई बहुत बड़े पद नहीं थे, पर चिश्ती परिवार का राजनीति में बहुत ही दबदबा था। वहाँ पैसा, सामाजिक प्रभाव और सियासी ताकत सब कुछ था उनके पास। महंगी गाड़ियों में घूमना, अच्छी जगह खाना और साथ में 8-10 जी हुजूरी करने वाले लड़कों को साथ लेकर चलना। पूरे शहर में बस वो यही किया करते थे। अजमेर शहर में सिर्फ उनके नाम से ही सारे काम हो जाया करते थे। ऐसे में वहाँ रह रही लड़कियों के बीच भी ये काफी चर्चित थे और उनसे जान पहचान होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। और एक दिन ऐसे ही काम के सिलसिले से सोफिया स्कूल की लड़की की दोस्ती फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती से हो जाती है। एक दिन स्कूल छूटने के बाद जब वो लड़की अपने घर वापस जा रही थी, तब अचानक से एक गाड़ी आकर रुकी। लड़की ने देखा कि वो गाड़ी तो फारूक की है और जब गाड़ी खुली तो उसमें फारूक और नफीस के जानने वाले लड़के थे। वो लड़की उन लड़कों को जानती थी क्योंकि वो सब फारूक के साथ ही घूमा करते थे। उन्होंने उस लड़की को कहा कि फारूक ने उसे रेस्टोरेंट में बुलाया है। लड़की को लग रहा था कि हमेशा की तरह वो लोग जैसे मिलते हैं वैसे ही मिलने के लिए बुलाया होगा और वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ी, लड़की को समझ आ गया था कि वो उसे कहीं और ले जा रहे हैं। उसने पूछा भी, लेकिन उन्होंने ये बोला कि वो लोग फारूक के फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस पहुंचकर उस लड़की ने देखा फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती वही फार्म हाउस में ही थे। लड़की को समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है। ऐसे फार्म हाउस में फारूक का बुलाना उसे पहले ही डरा चुका था और इसके बाद जो होने वाला था उसे सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा। फारूक ने लड़की को जबरदस्ती पकड़ा और कमरे में लेकर चला गया। वहाँ कमरे में फारूक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वो लड़की तो बस स्कूल में पढ़ती थी, उसे तो समझ भी नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। फारूक वहीं नहीं रुका, उसने नफीस और अनवर को बुलाया और उन्होंने भी उस लड़की का बलात्कार किया। लेकिन उनकी ये घिनौनी हरकत सिर्फ यही नहीं रुकने वाली थी। उन्होंने उसकी आपत्तिजनक फोटो भी खींची और फिर लड़की को वही छोड़ा जहाँ से उसे लेकर आए थे। उस लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो लड़की तुरंत अपने घर चली जाती है और ये फैसला लेती है कि इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएगी और ना ही कभी फारूक के किसी भी जानने वाले से मिलेगी। कुछ दिन बीते, उस लड़की की किसी से भी बात नहीं हुई थी और फिर एक दिन फारूक ने फिर से अपने चेले भेजे। उस लड़की ने उनसे बात करने को मना कर दिया, लेकिन आगे जो हुआ उससे उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लड़कों ने लड़की को उसकी एक ऐसी फोटो दिखाई जो कि फारूक और नफीस ने उस दिन फार्म हाउस में ली थी। वो उस लड़की की न्यूड पिक्चर थी। उन लड़कों ने फारूक के कहने पर उस लड़की को ब्लैकमेल भी किया कि अगर वो फार्म हाउस नहीं गई तो ये फोटो सबके पास पहुंचा देंगे।
और अगर तुम चलती हो तो ये फोटो तुम्हें हमेशा के लिए वापस कर देंगे। लड़की इस बात पर मान जाती है। उस लड़की के साथ ये 2-3 दिन तक चलता रहा और फिर फारूक और नफीस ने उस लड़की को बोला कि अब वो अपनी किसी और दोस्त को फार्म हाउस लेकर आए और अगर वो ये नहीं करती तो उसकी फोटो पूरे अजमेर में फैला दी जाएगी। ये सुनते ही वो लड़की उन दोनों के पैरों पर पड़ जाती है और भीख मांगती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक ना सुनते। वो लड़की वापस आ जाती है। पूरी रात वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो तो इस जाल में फंसी चुकी थी, लेकिन अब वो किसी और को इस जाल में फंसाना नहीं चाह रही, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। और दूसरे दिन वो अपनी दूसरी दोस्त को फारूक के पास लेकर चली जाती है। और फिर क्या था, उसके साथ भी वही सब हुआ जो कि पहली लड़की के साथ हुआ था। पहले इन लोगों ने मिलकर उसके साथ दरिंदगी करी और फिर उसकी आपत्तिजनक पिक्चर्स भी ली और फिर उसको भी वही बोला गया कि वो दूसरी लड़की को लेकर आए, वरना उसकी सारी तस्वीरें पूरे अजमेर में बांट दी जाएगी। और फिर क्या था, एक ऐसा गंदा खेल शुरू हुआ जो कि शुरू तो एक लड़की से हुआ था, लेकिन इसका शिकार 300 से भी ज्यादा लड़कियां हुई। पहले तो इसमें सिर्फ फारूक, नफीस और अनवर ही मिले हुए थे, लेकिन इनको देखकर इनके नीचे काम कर रहे लोगों ने भी इन लड़कियों का ऐसे ही फायदा उठाने लगे। आपत्तिजनक तस्वीरें लेने के बाद सभी लड़कियों पर ये दबाव बनाया गया कि अपने दोस्त या रिश्तेदारों में लड़कियों को लेकर आओ, वरना ये सारी फोटो पूरे समाज में फैला दी जाएगी। और बेचारी मजबूर लड़कियां क्या करती, उन्होंने वही किया जो इन दरिंदों ने उन्हें करने को कहा। आप सोच रहे होंगे कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उन बेचारी लड़कियों की मजबूरी का यही अंत नहीं हुआ। उस जमाने में डिजिटल कैमरे तो नहीं होते थे, तो ये लोग रील वाले कैमरे से लड़कियों की फोटो लेकर नेगेटिव से फोटो बनाने को कलर लैब में दिया करते थे, जिससे कि फोटो निकाली जा सके। और उसी कलर लैब में पुरुषोत्तम नाम का एक कर्मचारी काम करता था और उसे जब ये फोटो मिली तो वो भी इसमें शामिल हो गया और उसने एक और गंदा खेल शुरू कर दिया। उसने इन फोटोज का एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर इन लड़कियों की पिक्चर्स को बेचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक ही लड़की की हजारों में कॉपीज बनने लगी। इन तस्वीरों को खरीदने वाले लोग अब सीधे उन लड़कियों से संपर्क करते और उन्हें ब्लैकमेल करके या तो पैसे मांगते या शोषण करते। मालिक से लेकर ड्राइवर तक सब इन लड़कियों का फायदा उठा रहे थे। कुछ लड़कियों ने इस जाल से परेशान होकर और हिम्मत दिखाकर पुलिस में कंप्लेन भी की, लेकिन फारूक और नफीस के विरुद्ध जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। उनकी राजनीतिक पहुंच बहुत ऊंची थी और इसी वजह से बिना डरे उनसे जुड़ा हर एक इंसान खुलेआम लड़कियों से जबरदस्ती करा जा रहा था। और प्रशासन के कुछ ना करने की वजह से इन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ गई। हालत तो ये हो गई थी कि एक ही दिन में एक ही लड़की के साथ कई लोग दरिंदगी करते थे। अगर पुलिस ने कोई एक्शन ले लिया होता तो शायद उसी समय इसे रोका जा सकता था, लेकिन जब पुलिस ने भी साथ नहीं दिया तब इस जाल में फंसी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रोज रोज मरने से अच्छा खुद को ही खत्म कर लिया जाए, और उन्होंने यही किया। इसी बीच कलर लैब में काम करने वाला पुरुषोत्तम अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन को उन लड़कियों की पिक्चर्स दिखाता है। ये तो देवेंद्र से देखकर हैरान हो जाता है। ज्यादातर पिक्चर्स इसी शहर की लड़कियों की थी और फिर उसे समझने में ये देर नहीं लगी कि ये खेल बहुत बड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर इन तस्वीरों को दैनिक नवज्योति अखबार में भेजा और दूसरे ही दिन दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर में खबर छपी, इसमें फंसी हुई लड़कियों के साथ युवक सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं। इस खबर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दैनिक नवज्योति न्यूज़पेपर ने हार नहीं मानी और फिर दोबारा इस खबर को छापा, लेकिन इस बार उस पिक्चर के साथ जिस पिक्चर में फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती एक लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे। न्यूज़पेपर ने लड़की का चेहरा धुंधला कर रखा था। और फिर क्या था, सुबह जब अखबार हर घर पहुंचा तब पूरे अजमेर में हाहाकार मच गया। पुलिस हो या राजनेता, सब हिल गए थे। लोग रोड पर उतर आए थे, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्तर से दर्जनों सबूत इकट्ठा कर लिए।
इसके बाद उन्होंने शहर के कई बड़े अफसरों से मुलाकात की और उन्हें इस ब्लैकमेलिंग सेक्स स्कैंडल के बारे में बताया, लेकिन कोई भी चिश्ती परिवार और उनके चेलों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज्यादातर अधिकारियों ने ये कहकर इस मामले को दबाने की कोशिश की कि स्कैंडल की शिकार ज्यादातर हिंदू लड़कियां थीं और चिश्ती परिवार मुसलमान है, तो अगर इस केस का खुलासा हुआ तो शहर में दंगे भड़क सकते हैं। आप जानते होंगे कि 1992 का दौर बहुत ही नाजुक दौर था, क्योंकि इस समय बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था और धार्मिक तनाव भी काफी बड़ा हुआ था। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इस खबर के छपने के बाद पुलिस मजबूरी में कोई एक्शन जरूर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने अखबार में छपने वाली खबरों को झूठा बोलना शुरू कर दिया और अब अजमेर के लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर आए थे। शहर में दंगे भड़कने लगे और हालत इतनी बुरी हो गई थी कि पहली बार शहर को बंद करना पड़ा। अब पुलिस के सामने कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शुरुआत में तो 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर दबाव के चलते गवाही देने से मुकर गई और पुलिस ने तो ये बोलकर हाथ खड़े कर दिए कि जब कोई एफआईआर ही नहीं करेगा तो केस कैसे बनेगा। इस सब ज्योति के साथ साथ उस समय एक स्थानीय अखबार लहरों की बरखा के पत्रकार मदन सिंह ने भी अपने अखबार में रोज लड़कियों की ऐसी ही तस्वीरें छापना शुरू कर दिया और ऐसे ही खुलासे करने शुरू कर दिए। उनको जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी, लेकिन फिर भी वो ना रुके। इसके बाद उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और इसके कुछ ही दिनों बाद मदन सिंह को अस्पताल में घुसकर पुलिस वालों के सामने मार डाला गया। इस केस को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई। ये स्कैंडल जिला अदालत से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉस्को कोर्ट के बीच घूमता रहा, लेकिन फिर कई एनजीओ सामने आए और उनकी मदद से लड़कियों ने केस फाइल किया। लेकिन जब पहली एफआईआर फाइल हुई तो उसमें फारूक चिश्ती का नाम नहीं था। लेकिन फिर सितंबर 1992 में 18 अपराधियों पर अदालत में आरोप लगाए गए। इसी बीच कलन लैब के कर्मचारी पुरुषोत्तम ने भी सजा के डर से आत्महत्या कर ली। 1998 में अजमेर की कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों की भी सजा घटाकर 10 साल कर दी। 2007 में अजमेर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा लिया था। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। वही ऐसे कई थे जिन्हें पकड़ा भी नहीं जा सका। इस केस में सब कुछ सामने था, सारे सबूत थे, लड़कियों की फोटो भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब छूट गए। पर लड़कियों को उनके दर्द से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना